हेलो दोस्तों, मैं हूं निशा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 हिस्ट्री का चैप्टर 2, जिसका नाम है फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी, यानी कि व्यापार से लेकर साम्राज्य तक। इस चैप्टर में दोस्तों हम लोग जानेंगे कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई और किस प्रकार से उन्होंने व्यापार से लेकर साम्राज्य तक का अपना सफ़र तय किया, किस तरह से वो लोग पूरे भारत में एक्सपैंड किए। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो येलो पार्ट है वो ब्रिटिश इंडिया को दर्शा रहा है, यानी कि ये वो पार्ट है, ये जो येलो येलो दिख रहा है आपको, ये वो पार्ट है जिसमें कि ईस्ट इंडिया कंपनी का दबदबा था। ओके, इन जगहों पे ईस्ट इंडिया कंपनी अपना ट्रेड कर रही थी। ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई थी इंडिया में? ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी 1600 में। ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारे इंडिया से बिजनेस स्टार्ट कर लिया था 1600 में, उनका ट्रेड स्टार्ट हो गया था और उनका जो ट्रेड था ये डिसॉल्व हो गया था, यानी कि समाप्त हो गया था 1874 में। यहाँ पे कुछ नक्शे देख सकते हैं जो धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी के, ये ईस्ट इंडिया कंपनी का फ्लैग है जो कि धीरे धीरे चेंज होता चला गया। ओके, सो अभी यहाँ पे देखते हैं हम कि आफ्टर द डेथ ऑफ लास्ट मुगल रूलर, जो पावरफुल रूलर बोलते हैं ना, वो औरंगजेब को बोलते हैं। ओके, क्योंकि इसके टाइम पे जो था इंडिया का जो बाउंड्री था ना, वो सबसे ज़्यादा औरंगजेब के टाइम पे फैला हुआ था, क्योंकि और अकबर के टाइम पे भी बहुत ज़्यादा फैला हुआ था। अकबर ने बहुत सारे इंडिया को यूनाइटेड किया था, बहुत जगह से वो जीता था, लेकिन औरंगजेब के टाइम में और भी ज़्यादा था, सबसे ज़्यादा था। ओके, तो ये हमारे लास्ट पावरफुल मुगल रूलर थे। ठीक है, तो इनके बाद में क्या हुआ, जब इनका डेथ हो गया तो धीरे धीरे अथॉरिटी जो थी रीजनल किंगडम्स को मिलने लगी। ठीक है, छोटे छोटे जगहों को में बंटवारा हो गया और छोटे छोटे जगहों को अलग अलग किंगडम दे दिया गया, अलग अलग राजा को देते चला गया। ओके, तो सेकेंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी में क्या हुआ, ब्रिटिश पावर इंडिया आ गई और धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ साथ ही ब्रिटिश पावर जो है इंडिया में रूल करने की शुरुआत होने लगी थी। ठीक है, तो शुरुआत हुई थी ट्रेड से। ये याद रखना है, जो औरंगजेब थे वो 6th एम्पायर थे। कब से कब तक रहे? 1658 टू 1707 तक। अब औरंगजेब भी क्या हुआ, एक दिन मर गए खुद से, यानी कि बीमार हो गए और फिर चले गए। तो यहाँ पे हम मुगल एम्पायर का फैमिली ट्री देख सकते हैं। सबसे पहले बाबर, देन हुमायूं, देन अकबर, देन जहांगीर, देन शाहजहां एंड देन औरंगजेब। ठीक है, औरंगजेब का डेथ होगी। औरंगजेब के डेथ के बाद कौन बने थे बहादुर शाह जफर। ठीक है, लेकिन उनको हम लोग पावरफुल रूलर इसलिए नहीं कह रहे क्योंकि उन्होंने धीरे धीरे उनके बाद से वो बहुत कमज़ोर हो गए थे। उनके टाइम पे बहुत ज़्यादा किंगडम जो है वो बढ़ चुका था और वो उन्होंने अपने साम्राज्य को फैलाया नहीं, ओके, एक्सपैंड नहीं किया, कोई एक्सपेंशन नहीं किया। यहाँ पे आप देख सकते हो ये बहादुर शाह जफर अंकल जी हैं। ओके, और यहाँ पे आप देख सकते हो इनके बहादुर शाह जफर को और इनके बेटे को अरेस्ट किया जा रहा है, किसके द्वारा? कैप्टन हडसन के द्वारा। ठीक है, ये पिक्चर एनसीईआरटी बुक की है। यहाँ पे आप देख सकते हो जो औरंगजेब थे उनका कितना ज़्यादा उन्होंने एक्सपेंशन किया था। ओके, ये जो येलो पार्ट है ये अकबर ने एक्सपैंड किया था, यहाँ पे अकबर का राज चलता था। ओके, उनका किंगडम था। बाद में औरंगजेब जब आए तब उन्होंने येलो पार्ट के साथ में ऑरेंज पार्ट दोनों को मिला लिया और इस टाइम पे हमारे इंडिया का कुछ इस तरह का मैप दिखता था। ठीक है, ये हमारा ग्रेटेस्ट एक्सटेंट था। ठीक है, इंडिया का, इसलिए इनको बहुत ही ज़्यादा पावरफुल कहा जाता है। ये जितना भी साउथ एशिया का पार्ट है इन्होंने, ये जो जितना भी साउथ एशिया का पार्ट है इन्होंने बढ़ाया। ओके, तो इसको ही इंडिया उस टाइम पे कहा जाता था। अब है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो ईस्ट आई। ओके, ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट, इंडिया को आती है, ईस्ट को आती है। ठीक है, ये आप कंपनी का फ्लैग देख सकते हो, 1801 में कुछ इस तरीके का दिखता था। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो इंडिया के साथ जो बिजनेस जो ट्रेड चलता था वो ट्रेड होता था थ्रू शिप। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंग्लैंड की महारानी क्वीन एलिजाबेथ का पिक्चर है ये। यहाँ पे हम देख सकते हैं 1600, हर जगह पे 1600 बार बार आ रहा है, इसलिए आपको याद कर लेना है। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया को आई थी। ठीक है, सो इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक चार्टर रिसीव किया, एक रूल बुक था, एक समझ सकते हो। ठीक है, जिसमें कि पूरे रूल्स लिखे हुए थे किस तरह से आपको ट्रेड करना है, ट्रेडिंग से रिलेटेड सारे रूल्स थे। सोल राइट टू ट्रेड। ओके, जिसमें आपको राइट देता है ट्रेड करने का, किस तरह से ट्रेड करना है, एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ किस तरीके से ट्रेड करेगी, क्या क्या उसमें उसके पॉइंट्स होंगे, क्या क्या लॉ होंगे, कौन कौन से, ठीक है ना, क्या क्या राइट होंगे, क्या क्या उनको करने के लिए बोला गया होगा, वो सारे कुछ उस चार्टर में मेंशन था, जो कि क्वीन एलिजाबेथ के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया गया था। ठीक है, ये एक प्राइवेट कंपनी थी जो कि ट्रेड करना चाहती थी, बस ओनली यही रीज़न, इनका रीज़न रूल करना नहीं था। ठीक है ना,
ये कंपनी का क्या एजेंडा क्या था, क्यों ये कंपनी बनी थी, आइडिया क्या था इस कंपनी का। तो ये जो कंपनी थी ना, ये अक्रॉस द ओशंस, ये इनका ट्रेड जो था कैसे होगा, अक्रॉस द ओशंस होगा, एक ओशन से दूसरे ओशन, यानी कि शिप के थ्रू बिजनेस चलेगा। एक कंट्री दूसरे कंट्री से कैसे बिजनेस करेगी, शिप के थ्रू बिजनेस करेगी। जो कैसे होगा, जो न्यू ईयर प्लेसेस पे वो लोग जाएंगे गुड्स खरीदने के लिए, सामान खरीदने के लिए चीपर प्राइस पे, बहुत ही कम दामों पे खरीदेंगे और उनको वो बेच सकते हैं यूरोप जा कर के हायर प्राइसेस पे। ठीक है, इसी बात पे तय हुआ हम उनका चार्टर। ठीक है, ये आप देख सकते हो इस मैप में, ये जो ब्रिटिश आइलैंड है, ओके, ये जो ब्रिटिश एरिया है, वहाँ से ये आते थे शिप के थ्रू अफ्रीका पूरा क्रॉस करते हुए। इंडिया में 3 सी पोर्ट्स हैं, आप देख सकते हो, जो कि मुख्य रूप से उस टाइम पे संचालित थे। और भी पोर्ट से साउथ में भी कुछ थे, लेकिन ये मेनली मेजर आप मान सकते हो, कैलकाटा, मद्रास एंड बॉम्बे। ठीक है, इतने लंबे रूट से वो लोग आते जाते थे और बिजनेस करते थे, ट्रेड करते थे। लेकिन उस टाइम पे क्या हुआ, सिर्फ एक ही कंपनी नहीं थी, सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं थी। उसी दौरान पोर्तुगीज बिजनेस करने के लिए आए, डच आए ट्रेड करने के लिए, फ्रेंच आए ट्रेड करने के लिए। ठीक है ना, इन सभी कंट्रीज से आए ट्रेडर्स, आए इंडियन ओशन आए। ठीक है ना, भारत को आए। तो यहाँ पे हर जगह पे ओशन की बातचीत क्यों हो रही है, क्योंकि ये ट्रेड जो था ये सी रूट से होता था। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ब्रिटिश, डच, फ्रेंच, पोर्तुगीज़, ये सब इंडिया के साथ बिजनेस करने, इंडिया के साथ ट्रेड करने के लिए आए थे। इंडिया में क्योंकि बहुत कुछ मिलता था, क्या क्या मिलता था, कॉटन मिल जाता था, रुई, है ना, यानी कि सूती के कपड़े के लिए कॉटन चाहिए, है ना, धागे बनते हैं, तो उनको सिल्क मिल जाता था, रेशम मिल जाते थे, पेपर यानी कि काली मिर्च मिल जाती थी, गोल की भी कहते हो, है ना, क्लॉव्स मिल जाते थे, यानी कि लौंग मिल जाता था, कार्डमम मिलते थे, यानी कि इलायची मिलते थे, सिनेमन मिलते थे, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, सिनेमन मिलता था, यानी कि दालचीनी मिल जाते थे। ओके ना, यहाँ पे आप देख सकते हो इंडिया का जो मैप है, एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश रूल, यहाँ पे आपको साफ साफ देखने को मिलेगा। ये जो येलो पार्ट है ना, ये इंडिया का 1797 का है। तो 1797 में इंडिया का जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो कुछ इतने जगहों पर थी। ओके, यहाँ पे बनारस एंड कलकत्ता को मेंशन किया गया है मेनली, और भी यहाँ पे येलो पार्ट्स में जो दिख रहा है साउथ में भी कुछ जगहों पे ईस्ट इंडिया कंपनी का बोलबाला था। ठीक है, बाद में 1840 में देखो ईस्ट इंडिया कंपनी कितनी बढ़ गई, पूरे साउथ को भी उन्होंने लपेटा में ले लिया। एंड एकदम लास्टली जब उसको जाने का टाइम आ गया था तो 1857 में तो उसने पूरा का पूरा इंडिया ही कवर कर लिया था। बहुत ज़्यादा एक्सपेंड किया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी बिगिंस ट्रेड इन बंगाल। ओके, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसने बंगाल से शुरू किया था। ठीक है ना, तो बंगाल में कहाँ से शुरू किया था, इनका जो फैक्ट्री था वो फर्स्ट इस्टेब्लिश हुआ 1651 में। ठीक है, और कहाँ पे सेटअप किया गया, बैंक ऑफ रिवर हुगली रिवर कहाँ है, बंगाल में है। आपको याद रखना है 1600 ओके, 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ईस्ट को आई, यानी कि इंडिया को आई। ठीक है, 1651 में उन्होंने अपना फैक्ट्री इस्टेब्लिश किया बंगाल में। ठीक है, बंगाल में कहाँ पे, हुगली रिवर के बैंक पे, उनके हुगली रिवर के किनारे पे। ठीक है ना, फ्रॉम वेयर द कंपनी बेस ऑल्सो नोन एज फैक्टर। तो कंपनी का जो बेस होता था, जो कच्चा माल होता था, उसको क्या कहा जाता था, फैक्टर्स कहा जाता था। यस, और उन गुड्स को एक्सपोर्ट किया जाता था। ठीक है, तो एक्सपोर्ट करने के लिए पहले उस कच्चे माल को कहीं पे रखना होगा, है ना, तो उसे वेयर हाउस कहा जाता था। द कंपनी बिल्ट अ फोर्ट, यहाँ पे कंपनी का जो था दबदबा, कंपनी ने सोचा कि हम कुछ ज़्यादा ही कर लेते हैं। ठीक है, मतलब बोलते हैं ना, किसी को उंगली पकड़ाओ तो वो कंधा पकड़ लेता है, ब्रिटिशर्स ने बिल्कुल वैसा ही किया। उन्होंने क्या किया, जितना उनको बिजनेस में फ़ायदा तो हो ही रहा था, उन्होंने धीरे धीरे अपने पैर को पसारना शुरू कर दिया। जैसे ट्रेन में होता है ना, जनरल में थोड़ा सा किसी को सीट मिल जाए, फिर वो धीरे धीरे बैठ जाता है, फिर धीरे धीरे सो जाता है, बिल्कुल वैसा ही ब्रिटिशर्स कर रहे थे। उन्होंने क्या किया, फोर्ट बनाने लग गए, फोर्टिफिकेशन चालू कर दिया, यानी कि किले बनाने लगे, किले बंदी करने लगे। कहाँ पे, जहाँ पे सेटलमेंट्स था, यानी कि जहाँ पे विलेजर्स रहते थे, इंडियंस रहते थे, जहाँ पे लोग रहते थे ना, वहाँ पे उन्होंने क्या किया, बहुत ही प्रिविलेज लेना शुरू कर दिया, उनसे फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया। ओके, आगे आप देखते हो 1696 तक में क्या हुआ, उन्होंने बिल्डिंग अ फोर्ट का काम शुरू कर दिया, किले बनाने का काम शुरू कर दिया। वो लोगों को ब्राइब करने लग गए, राजाओं को, जो छोटे छोटे राजा थे जो उनसे ब्राइब हो सकते थे उनको वो ब्राइब कर लेते थे, यानी कि वो इंसानों को खरीदना शुरू कर दिया था। ओके, पैसे दो काम कराओ, पैसे दो काम कराओ, यानी कि भ्रष्टाचार अपने चरम सीमा पर पहुँच चुका था। ठीक है, उस टाइम में
बस उनका यही काम था, जिसको जिसको ब्राइब कर सकते हो ब्राइब कर दो, जिसको जिसको उल्लू बना सकते हो उल्लू बना, जिसको जिसको झगड़ा करा सकते हो झगड़ा कराओ। यानी कि वो बिल्कुल माइंड गेम चल रहे थे, ठीक है ना। साजिशें नहीं करते हैं कोई, बिल्कुल कनिंग, हाँ बिल्कुल चालाक लोमड़ी की तरह से। उन्होंने, वो लोग दिमाग से काम लेते थे, ठीक है। हाथ पैर से काम लेना उनको नहीं पसंद था, वो लोग दिमाग से काम लेते थे कि मैं कैसे अपना काम करा दूँ। उनको पैसे कमाने से मतलब था, ठीक है। उस टाइम पे जो कलकत्ता, अभी जो कोलकाता है, कोलकाता है, उसका नाम पहले कालीकता था, फिर कलकत्ता हो गया, एंड देन अभी कोलकाता है, ठीक है। तो उस टाइम पे औरंगज़ेब ने एक फरमान किया कि उनको, कंपनी को जो है ये राइट नहीं दिया जाएगा भाई कि तुम फोर्ट बनाओ, ठीक है। उसने मना करा, वो मना करता रहा, लेकिन उस दौरान उसकी मृत्यु भी हो गई, ठीक है। फरमान किसको कहते हैं? जो रॉयल ऑर्डर होता है, यानी कि जो सरकार, राजा की तरफ से जो ऑर्डर दिया जाता है, जिसको कि पालन करना है, उसको फरमान कहा जाता है कि राजा की तरफ से, हमारी तरफ से ये फरमान आया है, ओके। सो हाउ ट्रेड लेड टू बैटल्स। अब जहाँ दो लोग आ गए हैं तो एक म्यान में दो तलवार तो रह नहीं सकते हैं, है ना। तो उसी तरह से इंडिया में अब ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, पैर पसारने लग गए थे, अब सोने लग गए थे, उनको सब कुछ चाहिए। अब वो पैसे से सब कुछ ही खरीद लेना चाहते थे, लेकिन हर चीज़ बिकाऊ तो नहीं होती है ना। तो हाउ ट्रेड लेड टू बैटल्स, कैसे व्यापार बदल गया युद्ध में, ये अब हम लोग जानेंगे, ओके। सो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग अच्छे से सुनते हैं, ठीक है। द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द कंपनी ऑफ द नवाब्स बंगाल इंटेंसिफाइड। अब यहाँ पे क्या हो गया, कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू हो गया, अनबन होने लग गया, ठीक है। आप किसी के घर के आंगन में जाके अपना कुछ बनाना शुरू कर दोगे, वो बनाने दे देगा क्या? नहीं बनाने देगा। इंडियन के जो नवाब थे उनको अब इनसिक्योरिटी फील होने लग गई थी, उनको ऐसा लगने लग गया था कि अब ये ब्रिटिशर्स कहीं हम पर कब्जा ना कर ले, जैसे कि हम मुगल्स ने आकर इंडिया में कब्जा किया है। उनको ये मन में डर हो गया, वो गधे तो थे नहीं, वो सब समझ गए थे कि ये ब्रिटिशर्स का धीरे धीरे प्लानिंग हो रहा है कि हम पर कब्जा कर लेंगे, ठीक है। बहुत लोगों को उन्होंने ब्राइब कर चुके थे, बहुत लोगों को दिमाग से उल्लू बना चुके थे, लेकिन कुछ जिनके पास थोड़ा दिमाग था वो समझ रहे थे कि ब्रिटिशर्स का इरादा क्या है, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स में और इंडियन के नवाबों में कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू हो गया था, ओके। तो जो बंगाल नवाब थे उन्होंने मना कर दिया, क्या मना कर दिया? कंपनी को कंसेशन देने से, डिमांड, उनकी जो बहुत बड़े बड़े डिमांड्स हो रहे थे, जो लार्ज डिमांड्स हो रहे थे, ट्रिब्यूट फॉर द कंपनीज राइट टू ट्रेड, मतलब कि ट्रेड के नाम पे वो लोग बहुत ज़्यादा ज़्यादती कर रहे थे, ठीक है। डिनाइड इट, उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, हमें आपके साथ ट्रेड नहीं करना, आप वापस चले जाओ, ठीक है। राइट टू मिंट कॉइन्स एंड स्टॉप्ड इट फ्रॉम एक्सटेंडिंग इट्स फोर्टिफिकेशन। वो लोग बोले कि आप यहाँ पे किले नहीं बना सकते हो, आपके इतने सारे प्रिविलेज नहीं आपको मिल सकते हैं, आपकी हम सारी बातें नहीं मानेंगे। उन्होंने कंपनी को बिल्कुल अब नो कहना अब शुरू कर दिया था, लेकिन अब थोड़ी सी देर हो चुकी थी, कंपनी बहुत ज़्यादा लोगों को खरीद चुकी थी पैसों से, ठीक है ना। They also claimed that company was depriving the Bengal government of a huge amount of revenue and undermining the authority of the Nawab. Okay? सबको समझ में आ रहा था कि ये धीरे धीरे अंदर हमें खाए जा रही है। द कॉन्फ्लिक्ट्स लेड टू कन्फ्रंटेशन एंड फाइनली क्यूमिनेटेड इन फेमस बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, ठीक है। और इस कहानी में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। ये बैटल ऑफ प्लासी बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, ओके। तो इन्हीं कन्फ्रंटेशन के चलते, इन्हीं अनबन के चलते हो गई क्या, बैटल ऑफ प्लासी हो गई। इस बैटल ऑफ प्लासी में मुख्य जो थे वो थे मिस्टर रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। आप इनकी पिक्चर देख सकते हो, कितने स्टाइल में पोज देके खड़े हैं ये, तो यही है रॉबर्ट क्लाइव जी, ठीक है। ये कौन थे? ये फर्स्ट ब्रिटिश गवर्नर ऑफ बंगाल प्रेसिडेंसी। अब बंगाल प्रेसिडेंसी के टाइम पे वो फर्स्ट ब्रिटिश गवर्नर थे, ठीक है ना। कमांडर इन चीफ थे वो। उन्होंने ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को का फाउंडेशन किया था, कहाँ पे? बंगाल में, ठीक है। उन्होंने क्या किया? ही ब्राइब्ड, उन्होंने लोगों को ब्राइब किया। वो बहुत तेज थे, वो जानते थे कि यहाँ पे लोगों को क्या चाहिए, पैसा चाहिए। तो पैसा चाहिए तो ब्राइब दो, पैसा लेकर के वो लोग कुछ भी काम कर देते हैं, मतलब उनकी खबर उनको दे देते थे, या उनको क्या जा रहा है, उनको पैसा दे करके कोई फाइल से पेजेस मंगवा लिए, उसमें गलत साइन करवा दिए, मतलब इस तरीके से भ्रष्टाचार पूरा चल रहा था, ठीक है। उन्होंने क्या किया? कॉन्स्पायर्ड बैंकर्स एंड मर्चेंट्स, उन्होंने क्या किया? बैंकर्स को, मर्चेंट्स को अपने में मिला लिया, ठीक है। उनको बोला कि भाई एक काम करो, तुम मेरे साथ मुझे बिजनेस करने दो, मेरी बातें मान लो, इससे तुमको ही फ़ायदा है, ठीक है ना। इस तरह से पूरा मंत्रा बन के कैकई का दिमाग फेर दिया, समझ गए। इस टाइम पे बंगाल का नवाब कौन था?
वो थे सिराज उद दौला। ये नाम बहुत अच्छे से याद कर लो। बंगाल का नवाब रॉबर्ट क्लाइव जब भी बैटल ऑफ प्लासी चलेगी ना, तब तक में बंगाल के जो नवाब थे वो थे सिराज उद दौला।